नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो लास्ट चैप्टर समाप्त हुआ वो था आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों ही जो चैप्टर थे वो हमने फिजिकल केमिस्ट्री से लिए थे। आप लोगों की डिमांड थी, आपके फोन आ रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाइएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अभी हुई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बातें करेंगे, कार्बनिक रसायन की बातें करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चे ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ओनली और ओनली रटने का सब्जेक्ट है, रटा ही जा सकता है, समझा नहीं जा सकता, याद नहीं हो सकता। अब ये जो बीमारी अब तक आपकी चली आ रही है, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी है, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट को आपको समझाया जाएगा। तो आज हम बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं जीओसी फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, सामान्य कार्बनिक रसायन फर्स्ट की बातें करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम बातें बहुत सारी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी की, वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकेंड जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये क्या करते हैं इसके अंदर हम। थर्ड जो हम बातें करेंगे बच्चों वो बातें करेंगे कार्बन की वैलेंसी, कार्बन वैलेंसी। फोर्थ बातें हम जो करेंगे इस चैप्टर के अंदर, आज के टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद में बातें करेंगे सिग्मा एंड पाई की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसके बाद में नंबर 5 में बातें करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की। क्लियर? ये बातें आज होने वाली हैं चैप्टर में, और भी बहुत बातें होने वाली हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार की बातें करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बातें करेंगे। चैप्टर के अंदर नोमेनक्लेचर की बातें करेंगे, नोमेनक्लेचर नामकरण की बातें करेंगे। ठीक है, नामकरण की जो पद्धतियां हैं हमारी, तीन पद्धतियां हुआ करती हैं, रूढ़ या सामान्य पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति। तो ये सारी की सारी जो बातें हम करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट हम पकड़ लेते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है जैव शक्ति सिद्धांत? देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, जिसको हमने कहा है वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के प्रस्तुतकर्ता कौन है? हो सकता है कि थोड़ी स्पीड को फास्ट रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस की वजह से। इसके प्रस्तुतकर्ता है बर्जीलियस। बर्जीलियस जीओसी फर्स्ट तो बच्चों के लिए ऑलरेडी टारगेट में पढ़ाई हुई है। ठीक है, बाकी के जो बच्चे हैं उनकी वजह से दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आगे और भी उनकी समझ में आए। क्योंकि जब तक जीओसी फर्स्ट आप पर नहीं आती है, नोमेनक्लेचर नहीं आता है, संकरण नहीं आता है, तब तक आगे की कहानी को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले जीओसी फर्स्ट को करवाया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के प्रस्तुतकर्ता है हमारे बर्जीलियस। क्या कहती है वाइटल फोर्स थ्योरी? क्या कहा बर्जीलियस साहब ने, सुनिएगा। बर्जीलियस कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं मेरे बच्चों, उनका निर्माण केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, केवल सजीवों में होता है। यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं वो प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, ऐसा कहा था बर्जीलियस जी ने। बर्जीलियस बोलता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए हो सकता है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है इसमें एक विशेष प्रकार का फोर्स पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की ताकत पाई जाती है। सजीवों में एक विशेष प्रकार की ताकत पाए जाने के कारण सजीवों में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। प्रयोगशाला में वो जो शक्ति है, जो सजीवों में शक्ति है, वो प्रयोगशाला में शक्ति नहीं उपलब्ध हो सकती, इसलिए प्रयोगशाला में हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। बर्जीलियस की सिद्धांत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है बर्जीलियस कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है, फोर्स पाई जाती है, बल पाया जाता है, और उस बल के कारण ही सजीव जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। प्रयोगशाला में वो फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये कहा था बर्जीलियस जी ने। लोगों ने बात को माना भी कि बर्जीलियस जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन बच्चों मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे की बातों पर। बात है सन 1828 की। सन 1828 में वोहलर नाम के जो वैज्ञानिक थे, वोहलर नाम सुना होगा आपने पहले भी। सन 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक जो थे वो अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, NH4CnO। इसका मतलब होता है बेटे अमोनियम साइनेट। जब वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो वोहलर ने देखा कि अमोनियम साइनेट जो है ये बदल गया है NH2CONH2। बताओ बेटा ये क्या है? ये यूरिया है। ठीक है, यूरिया कैसा यौगिक होता है? ये कार्बनिक यौगिक होता है। ये ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो कैमरे की नजर में, ये कार्बनिक यौगिक है। तो वोहलर जो थे वो प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे और अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर उन्होंने देखा कि यूरिया बन गया। और यूरिया कैसा यौगिक है? यह कार्बनिक यौगिक है। जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ वोहलर के दिमाग में तुरंत वही बात आ गई कि बर्जीलियस साहब तो कहते थे कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकते, लेकिन यहां तो कार्बनिक यौगिक बन गया है। जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत जो है वो खारिज हो गया। अब तक लोग ये मान के आ रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल कहां होता है? सजीवों में। लेकिन वोहलर के प्रयोग ने इस अवधारणा को गलत कर दिया। जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ वोहलर ने कहा सुनिए जी, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं और भी। हाँ, तो प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा 1845 की यदि हम बात करते हैं तो 1845 में बताइए वोहलर किसका संश्लेषण किया? यूरिया का। 1845 में कोलवे नाम के जो वैज्ञानिक थे, कोलवे ने प्रयोगशाला में बना दिया था एसिटिक एसिड। ये भी कार्बनिक यौगिक है, प्रयोगशाला में कोलवे के द्वारा संश्लेषित किया गया। बात करते हैं सन 1856 की। सन 1856 में मेरे प्यारे बच्चों बर्थोलेट नामक वैज्ञानिक ने, बर्थोलेट, इन्होंने निर्माण किया था मीथेन का, CH4 मीथेन। ठीक है, तो जैसे ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ तो जैव शक्ति सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। लोगों को यह बता दिया गया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिएगा। हो सकता है कि स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी बच्चों, लेकिन समझ में आपके सब आता रहेगा।
अब ये हमारी बात तो हुई जैव शक्ति सिद्धांत की। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सुनिएगा बेटा, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों की केमिस्ट्री ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लिखता हूं मैं, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों की केमिस्ट्री। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। एक एक बात को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। हाइड्रोजन और कार्बन, तो जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं वो हमारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर व्युत्पन्न क्या है? इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। जैसे CH4, ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना ये हाइड्रोकार्बन है। अब यदि इसके हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है, एक हाइड्रोजन डालो, दो हटा लो, तीन हटा लो, चार हटा लो, मैं ये हटा के बता रहा हूं। इसके एक हाइड्रोजन को हटाया और हमने मान लो यहां पर मेरे बेटा क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? CH3Cl बन गया, मैथिल क्लोराइड बन गया। मैथिल क्लोराइड बन गया। तो ये तो था हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना है। किससे बना है? ये हाइड्रोकार्बन से बना है। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हमने हटाया और वहां पर Cl लगा दिया। तो हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न की जो केमिस्ट्री है वही हमारी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत देर से चल रहा है, मुझे पता है, ये समझ में आ गया है? चलिए, आप मुझसे यही कहेंगे कि गुरुजी हम कार्बन के लिए अलग से केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, किसी के लिए अलग से केमिस्ट्री नहीं बनाई गई, लेकिन कार्बन के लिए अलग से ही एक कार्बनिक रसायन बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। हम कार्बन की सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं? कार्बन का अलग अध्ययन क्यों करते हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें बहुत खास है। देखिए, कार्बन की सेपरेट स्टडी क्यों कर रहे हैं जी? सेपरेट स्टडी क्यों? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी हम सेपरेट स्टडी नहीं करते, उनके लिए अलग से केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन कार्बन के लिए अलग से केमिस्ट्री क्यों है? क्यों इसका हम बिल्कुल अलग से अध्ययन करते हैं? सुनिएगा कारण को। इसका पहला कारण क्या है बेटा? कि कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या है। कार्बनिक यौगिक जो है वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। टोटल जितने भी कंपाउंड अब तक ज्ञात हैं उनमें से 90% कंपाउंड तो किसके हैं? कार्बन के। ठीक है, तो लिखते पहला पॉइंट क्या? कार्बनिक यौगिकों की सर्वाधिक संख्या, सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया है। दूसरा कारण क्या है कार्बन की सेपरेट स्टडी करने का? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन, कैटलेशन, कार्बन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्बन की सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं? इस तरह से यदि क्वेश्चन आएगा तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यही है, श्रृंखलन का गुण। कार्बन जो होता है आपको पता है वो श्रृंखलाएं बनाने का है इस तरह से, ठीक है, अनेक कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, क्लोरीन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो कार्बन में किसका गुण पाया जा रहा है? श्रृंखलन का गुण पाया जा रहा है। इसलिए हम कार्बन की अलग से स्टडी करते हैं, इसलिए इसके सबसे ज्यादा यौगिक ज्ञात हैं। तीसरा कारण क्या है वो सुनिए। कार्बन में पिरवल सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। पिरवल सहसंयोजी बॉन्ड उपस्थित। तो मुख्य रूप से ये तीन कारण हैं
तीन कारणों की वजह से ही हम सेपरेट स्टडी क्या करते हैं किसकी, कार्बन की। इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि कार्बन में किसका गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। चलते हैं आगे की कहानी पर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, आप कहेंगे सर कार्बनिक यौगिकों का हमारी जिंदगी में कोई महत्व है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्या हमारी लाइफ में भी कोई काम करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं, बताता हूं आपको। कार्बनिक यौगिकों का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा बेटा, हर जगह इनका महत्व है, कार्बनिक यौगिकों का हर जगह पर महत्व है। सबसे पहले फूड में आ जाओ, भोजन। भोजन में देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, ये सारे के सारे क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है बेटे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है। सबसे पहले हमारे शरीर के लिए ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। यदि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो उस स्थिति में फिर हमें ऊर्जा कौन देगा, लिपिड देगा। और लिपिड भी यदि हमारी बॉडी से खत्म हो गए तो फिर ऊर्जा कौन देगा, एनर्जी कौन देगा, फिर प्रोटीन देगा। ये बायोलॉजी के अंदर सोशल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। विटामिन कभी ऊर्जा प्रदान नहीं करती। ऊर्जा के तीन स्रोत हुआ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे फूड पाते हैं ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक है। सेकेंड, हम बात करते हैं क्लॉथ की, कपड़े की। तो कार्बनिक यौगिक कपड़े बनाने में भी काम आते हैं। जैसे बताता हूं आपको, नायलॉन, डेक्ट्रॉन, रेयन, पाउडर वाले पड़ा होगा, ठीक है, कॉटन, सिल्क, ये सारे के सारे जो भी क्लॉथ्स में काम आते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स बनाने में। तो ये सारे के सारे जो है हमारे, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिकों का कपड़े बनाने में भी इंपॉर्टेंस है। तीसरा, फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन में भी काम आते हैं। जैसे हमारा कोल हो गया, कोयला है, पेट्रोल है, ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। नंबर 4 देख लो, इधर देख लो। नंबर 4, दवाइयां। दवाइयों में कार्बनिक यौगिकों का महत्व है, ठीक है। जैसे हमारे एंटीबायोटिक हो गई, पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, आयोडोफॉर्म, मॉर्फिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का दवाइयों में भी एक बड़ा रोल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री बनाने में भी इनका उपयोग है। विस्फोटक, जैसे हमारा टीएनटी हो गया, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन, तो विस्फोटक पदार्थों में भी इनका महत्व है, ठीक है। रंजक, रंगने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें भी इनका महत्व होता है। ऊपर लिख देता हूं, देखिएगा। नंबर 6, रंजकों में भी, रंजक बनाने में काम आते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे कह सकते हैं रंजक जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे इंडिगो, रंजक का नाम बता रहा हूं, ठीक है। मेलेकाइट ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन, ये जो रंजक हैं ये भी कार्बनिक यौगिकों से ही बनते हैं। कीटनाशी को कैसे भूल सकते हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। कीटनाशी जैसे हमारा डीडीटी हो गया, गैमेक्सीन हो गया, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी, ठीक है। घरेलू सामग्री और लगा सकते हैं आप, अथवा हेडिंग और लगा सकते हैं, घरेलू, घर में भी काफी काम है कार्बनिक यौगिकों का। जैसे साबुन हो गए हमारे, अपमार्जक हो गए, ठीक है। स्याही, जिससे हम लिख रहे हैं, स्याही हो गई। कागज हो गया, पेंट या वार्निश जो हम वार्निश करते हैं, ठीक है। रबड़ हो गई,
तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिकों का महत्व मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से आप नोट कर लेंगे। चलेगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा अगली बात, अब बातें करते हैं कार्बन की। कार्बन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन की सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं। अब देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सबसे पहले तो आपका परमाणु क्रमांक बताइए, ये भी नहीं पता क्या भाइयों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ठीक है। हाँ, और इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन से कितने परमाणु जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं। समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 4 कार्बन ही जुड़ जाए, हो सकता है कि दूसरे परमाणु भी जुड़ जाए। सारी बातें समझाता रहूंगा। और संयोजकता 4 किसने बताई, कैकुले ने। किसने बताई थी, कैकुले। कैकुले के अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता है इसका। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 4। बाह्यतम कोश में 204 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो कितने और चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। अब ये अपनी 4 संयोजकता को अलग अलग तरह से पूरा कर सकता है। कैसे कैसे पूरा कर सकता है, देखिएगा तरीका। नंबर 1, हो सकता है कि ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाकर के अपनी संयोजकता को पूरा कर ले, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 सिंगल बॉन्ड बना ले और 1 डबल बॉन्ड बना ले। इस तरह से भी 4 संयोजकता पूरी हो गई है, 1 2 और 2 ये रहे 4, ठीक है। तीसरा तरीका हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले। इस तरह से भी संयोजकता को पूरा किया जा सकता है। और चौथा तरीका हो सकता है कि 1 सिंगल बॉन्ड बना ले और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना ले। 4 संयोजकता पूरी हो गई है। अब हम इन चारों में संकरण देखते हैं। संकरण आप नहीं जानते तो इधर देख लीजिए, देखिए संकरण। रासायनिक बनने में समझाया जाएगा बहुत अच्छे से संकरण को, संकरण के नियमों को वहां बताया जाएगा। तो संकरण का मतलब होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा लोन पेयर की संख्या को काउंट कीजिएगा और निकल कर के आ जाएगा आपका संकरण। यदि सिग्मा लोन पेयर की जो कुल संख्या है वो 2 है तो हमारा संकरण होता है sp। 3 है तो sp2 और 4 है ना बच्चों तो फिर sp3। संकरण तो और भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जितना यहां पर काम है उतना बता दिया है। रासायनिक बंध में बताएंगे बहुत सारे संकरणों को, ठीक है। तो आ जाएगा यहां पर कार्बन पर आ जाएंगे, सिग्मा देखेंगे। लोन पेयर तो किसी के पास में है नहीं, ठीक है। और यहां लोन पेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर देखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल सिग्मा से अपना काम चल जाएगा। तो यहां पर सिग्मा देखेंगे बेटा, 1 2 3 4। एक बात और लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जानते हैं बातों को। देखो बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। इस बात को नोट करो, चलो जानते नहीं हो। तो बॉन्ड कोई सा भी हो, चाहे सिंगल हो, डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और संकरण के लिए हमें सिग्मा से ही मतलब है, पाई से हमें मतलब भी नहीं है। आइएगा, तो यहां पर कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए, आपको दिख रहे हैं। तो संकरण हो गया यहां पर sp3। इधर आएंगे, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और इधर भी डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो यहां भी सिग्मा हो गए 2। कितने सिग्मा है, 2। तो 2 का मतलब कौन सा संकरण हो गया, sp, ठीक है। इस पर आएंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, संकरण पूछता है आपके आईसीआर में
एक सिग्मा तो ये रहा और एक ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड कोई भी हो सिग्मा एक होगा, एक और एक दो, तो यहां भी संतुलन आ गया हमारा Fc। देख लीजिएगा जल्दी से, सिग्मा निकालना सीख गए हैं, सिग्मा पाई को आराम से निकाल लेंगे। चलिए अब देखिएगा एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सिग्मा एंड पाई की संख्या बताओ। चलो बेटा, सिग्मा पाई की संख्या बतानी है, आराम से काउंट करते चलेंगे। वैसे इसके लिए सूत्र भी हुआ करते हैं सिग्मा पाई के लिए, लेकिन सूत्र में आपको नहीं बताने वाला हूं, सूत्र का उपयोग भी आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सरल तरीका है कि आप एक एक को काउंट करते चले मैन्युअली, ठीक है। हर जगह ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्या लग रहा है कि चीजें बहुत सरल है तो वहां फिर फालतू के सूत्रों में नहीं फंसना है। तो आइएगा, सबसे पहले CH3 सेकेंड, CH3 CH2 CH3 थर्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फोर्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। इन चार में देख लेते हैं एक बार के लिए हम, चलिएगा बेटा आराम से देखेंगे। बताओ, तीन सिग्मा तो ये हो गए सिंगल बॉन्ड के, खोलने की जरूरत तो नहीं है ना, इस तरह से सुलझाएंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है ना। ऐसा करने में तो आपको फालतू क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना। तो तीन सिग्मा तो ये रहे, तीन और एक चार, चार और तीन सात, ठीक है। इसको मिटाऊंगा इधर से बच्चों। हाँ, तो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गए सात। पाई कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई 0। इधर आएंगे सिग्मा, देखेंगे 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन वाले हो गए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, ठीक है। अच्छे से देखते हैं बेटा, कहीं मैं भूल भी जाऊं ये काल को कहीं, ठीक है, तो बता देना। पाई तो कोई है नहीं, डबल ट्रिपल नहीं, तो पाई नहीं। इस पर आएंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5 सिग्मा हो गए यहाँ। पाई बताओ ना, एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई। इस पर आएंगे सिग्मा, देखेंगे 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन 4 और 1 5 और 2 7, समझ में आ रहा है ना मुझे अच्छे से। तो सिग्मा हो गए 7। पाई केवल एक डबल बॉन्ड है तो पाई 1 हो गया, पाई 1, ठीक है। अच्छे से काउंट कर लेना है एक को, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे और देखेंगे, चार हो गए थे, 5 वाले CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CN, ठीक है। एक और आ जाएगा इधर, दिख रहा है क्या, पता नहीं दिख रहा हो, देख लीजिए फिर। देखो बेटा, चालू हो जाओ, चालू 2 और 1 3 4 5 6 7, हर जगह एक होता है सिग्मा, तो ठीक है। 2 1 3 और 1 4 5 1 6 1 7, सिग्मा हो गए अपने 7। पाई पर आएंगे, एक तो पाई यहां पर हो गया, डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, 1 पाई और 2 पाई, 3 पाई हो गए, 3 पाई। इस पर आएंगे बेटे, हाँ चालू हो जाओ, 3 और 1 4 5 6 और 3 9 और 1 10 11 12 और 2 14,
सही किया है ना? एक बार और देख लेना, सिग्मा हो गए 14। एक बार और आप चेक कर लेना, पाई पाई 1, केवल एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो 1 पाई। ये इस पर आइए बेटा, बिल्कुल सरल है भी, सिग्मा और पाई। हाँ, 3 और 1 4 और 1 5, 3 1 4 1 5, सिग्मा हो गए 5, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने पाई? 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई। जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए अब इसमें सिग्मा पाई बताइए, घर के लिए लिखिएगा ये। चलिए इसमें आपको बताना है CH3NO2, इसमें आप बताएंगे, लिखिएगा घर के लिए, लिखिएगा होमवर्क। CH3OH में आप बताएंगे, ठीक है। इसमें भी आप बताइए, चलिए इसमें भी आप बताएंगे सिग्मा पाई की संख्या। सर ये क्या है बच्चों, इधर जानेंगे, ये बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बंध रेखा सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो आपके सिरे हैं ना या फोल्डिंग्स से हैं, ये कार्बन को दर्शाती है। मैं को बोल के दिखाऊंगा मेरे बच्चों को, ये कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है। आराम से देखते चलिएगा, ये रहा कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड, फिर से कार्बन आ गया है, उंगली को देखते रहेंगे, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन, फिर नीचे लटक रहा है एक कार्बन, एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड। ये लो, इस तरह से आराम से खोल दिया करो, खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सबकी बैलेंसी पूरा कर लो। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यदि किसी की 4 से कम आपको लग रही है तो उसने हाइड्रोजन जोड़ दो। मान लो यहाँ पर किसी की बैलेंसी 1 है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। देखो इस कार्बन की देखो, एक संयोजकता पूरी हो रखी है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, हो गई 3 और 1 4, 4 पूरी करते चलो। इस कार्बन की 2 पूरी हो रखी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गई 4। इस कार्बन को देख लो, 3 पूरी हो रखी है इसकी, 1 2 3, 3 हो रखी है तो 1 बच रही है अभी, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की 1 हो रखी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की देखो 2 और 1 3, 3 पूरी हो रखी है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की 2 कंप्लीट हो रखी है पहले से ही, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये लो, ये लो, मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से आप इसको मोनोलाइन फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। निकालनी है सिग्मा पाई की संख्या, निकालनी है आपको, ठीक है। ये नोट कर ली तीनों, या आपके लिए होमवर्क रहेगा, तीनों करने हैं। चलिए और देखिएगा, सिग्मा पाई की संख्या का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दो। या तो वो आपसे सिग्मा या पाई की संख्या पूछ लेगा और या फिर संकरण पूछ लेगा। दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सिग्मा पाई के और संकरण के, ठीक है। और देखिएगा सिग्मा पाई में ये रही हमारी बेंजीन C6H6, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन, ठीक है। इसमें सिग्मा पाई बतानी है हमको। तो मेरे आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले वैलेंसी को जरूर चेक कर लिया करो कि 4 वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। यदि 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो हाइड्रोजन जोड़ करके उसको कंप्लीट कीजिएगा। किसी भी कार्बन को आप देखिएगा, यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं तो 1 और 2 इधर, 1 बॉन्ड तो इधर बन रहा है और 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, तो 3 संयोजकता पूरी हो रखी है इसकी। इसका मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। किसी भी कार्बन को देख लो, इसको देख लो, एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो 2 1 3, 3 पूरी हो रखी है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, सब जगह एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर बेंजीन ऐसी होती है, हाइड्रोजन यहाँ पर छुपे हुए हैं, आपको दिखते नहीं है, ठीक है। अब आराम से सिग्मा पाई काउंट करो, तो 6 सिग्मा तो हो गए रिंग के, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए हमारे रिंग के, और 6 हो गए हाइड्रोजन के बाहर वाले के, तो 6 और 6 12, सिग्मा हो गए 12। तो पाई
कितने डबल बॉन्ड है बेटा? 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड का मतलब 3 पाई हो गए, 3 पाई। ठीक है ना, बेंजीन में 12 सिग्मा है और 3 पाई है। ठीक है, इसमें आप निकालेंगे, चलिए बेटे, इसमें आप काउंट करना सिग्मा पाई को, आंसर बताना है मुझे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, टोलुइन है ये, टोलुइन। सिग्मा पाई की संख्या आपको बतानी है इसमें। नोट कर लिया है? चलिएगा, 4-5 आपके होमवर्क के लिए भी हो गए ये बच्चों। ठीक है, तो ये हमने बात की बच्चों सिग्मा और पाई की संख्या। हम बातें करेंगे संकरण की। आइए संकरण बताएंगे कि किस तरह से संकरण को हम निकालेंगे। क्वेश्चन, संकरण बताओ। देखिएगा, नंबर 1 CH4 B CH3 CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 D CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इस तरह से संकरण पूछ लेगा वो। तो पहले वाले पर आएंगे बेटा। संकरण का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको केवल सिग्मा की संख्या काउंट करनी है, पाई से मतलब नहीं है। चलिए, तो ये कितने सिग्मा है बेटा? इस कार्बन को देखिए, 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा का मतलब sp3 संकरण। ठीक है, यहां पर आएंगे, प्रत्येक कार्बन में बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए, तीनों में बताना है, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। हाँ, तो पहले के देखेंगे 3 और 1 4। 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का मतलब प्रथम कार्बन में संकरण sp3 आ जाएगा। वही दूसरे में आ जाएगा 2 3 4, यहां भी 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का मतलब sp3। यहां भी देखो बेटा, तीसरे कार्बन में 3 और 1 4, 4 सिग्मा है, तो यहां भी sp3 आ जाएगा। निकालेंगे। चलिए, इस पर आइए, इस कार्बन को देखेंगे, प्रत्येक कार्बन का अलग निकलेगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 सिग्मा है, इसका मतलब sp2। बिल्कुल यही वाली बात इसके लिए हो गई है, 2 और 1 3, 3 सिग्मा है तो sp2। इस पर आएंगे, 1 सिग्मा हाइड्रोजन का, 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड का, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 सिग्मा का मतलब sp, और सेम टू सेम ये sp। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे आप संकरण को, नोट करें जल्दी से। चलिएगा, 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, 5वां देखेंगे। देखिएगा, नंबर 5 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बैलेंसिंग को एक बार देख लिया करो, किसी की 5 नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर लोगों को मौका चाहिए, बैलेंसिंग का ध्यान नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रही थी, वैसे सबकी कभी गलत होगी नहीं, ऐसा हमेशा चाह रहेगी। अब देखिएगा मेरे बेटे, प्रत्येक का हमें संकरण बताना है। आराम से बताएंगे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। देखिए इसमें तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा इसके पास। 3 सिग्मा का मतलब हो गया sp2। इस पर आएंगे, 2 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा यहां रहा, 1 सिग्मा हाइड्रोजन का और 1 सिग्मा इस बॉन्ड का। देखते रहिए, 1 2 3, 1 2 3 sp2। इस पर आएंगे, 1 सिग्मा तो ये रहा, 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में रहा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp। यहां पर आने की बिल्कुल यही बात है, 1 सिग्मा तो ट्रिपल बॉन्ड का, 1 सिग्मा हाइड्रोजन का, 2 सिग्मा है यहां भी, तो sp। ठीक है, और देख लो नंबर 6 देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये पहला कार्बन है इसका, ये दूसरा कार्बन है, दोनों में संकरण पूछ लिया हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसको, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा इधर रहा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 का मतलब sp। बिल्कुल इधर आइए बेटी, 3 और 1 4, 4 सिग्मा का मतलब sp3।
sp3। ठीक है, और देख लीजिएगा एग्जांपल तो कितने सारे कर लो, एक बार कंसेप्ट यदि पकड़ लिया है आपने तो फिर दिक्कतें नहीं है। CH2 देखेंगे इस कार्बन में संकरण देखिए, 2 सिग्मा तो ये रहे और 1 सिग्मा ये रहा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 सिग्मा का मतलब sp और sp2, 3 सिग्मा का मतलब sp2। इस कार्बन को देखो बेटा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा का मतलब sp। क्लियर है? चलिएगा नंबर 1 देखो, CH3CONH2। बताइए इस वाले कार्बन में कौन सा आ जाएगा, निकाल देंगे आराम से। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्लियर दिख रहा है? 3 सिग्मा का मतलब sp2। ये बात तो बिल्कुल अंधों को भी दिख रहा है, तो यार बहुत बार आ गया ये sp3, 4 सिग्मा इसके पास sp3 आया। क्लियर है? तो इस तरह से आप आराम से संकरण निकाल लेंगे बच्चों। अब देखिएगा बेंजीन में देख लीजिएगा, संकरण को पूछ लेता है। बेंजीन पर आएंगे, ये रही बेंजीन। किसी भी कार्बन को पकड़ लो, अभी मैंने आपको बता दिया था कि सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब पर हाइड्रोजन इसी तरह से बना देते हैं, बनेंगे सब बनाई तो ना। अब किसी भी कार्बन का संकरण निकाल लीजिएगा बेटा, मान लो इसका निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, गोले बंद कर रखा है, तो इधर डबल बॉन्ड का 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा तो इधर है, 1 सिग्मा ये रहा 2 और 1 ये रहा 3, 1 2 और 3, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब तो दिख गया आराम से 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण आ गया है हमारा sp2। तो बेंजीन के किसी भी कार्बन में आप संकरण निकाल लीजिएगा, कौन सा संकरण आएगा, sp2 संकरण आएगा। बेंजीन कैसी होती है, बेंजीन sp2 संकरित होती है, याद रखना है, याद रखना है आप। क्लियर है? एक दो आपके होमवर्क ले लीजिएगा, आपके होमवर्क ले लें 1-2 के लिए। ये लो, निकालना है इनमें CH3NO2 में निकालना है, CH3CHO में निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, CH3COOH D। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नंबरिंग में कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा, ठीक है ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन का संकरण निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन एक ही है, यहाँ पर ये 2 1 और 2। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ठीक है। और एक और निकालना है, फिनॉल में निकालना है, ये रहा फिनॉल। सर ये बोला कहां से आया, ये देखेंगे क्या से आ गई चूड़ी, ये चूड़ी यही है, आगे चल करके अनुनाद में बताएंगे, ऐसे बना लो, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने आपको संकरण समझा दिया बच्चों। ये 5 स्ट्रक्चर आपके लिए दी गई हैं जिनमें आपको संकरण बताना है। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमने क्लास में बात की वो वाइटल फोर्स थ्योरी की बात की, हमने कार्बन की संयोजकता के बारे में बात की, कार्बन का ही सेपरेट स्टडी क्यों करते बात की हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का महत्व क्या है ये भी हमने बात की, सिग्मा पाई निकालना हमने सीखा, और संकरण भी आपको सिखा दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सारे संकरण आपको निकालने हैं, नोट्स बनाने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े ही ध्यान से समझना है। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।